HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी कुछ मिनट पहले भी बताया गया था ऑफलाइन में कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकता है और किस लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन है ये नहीं बताया गया, लेकिन उस लेक्चर में बोर्ड का क्वेश्चन रखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चलिए आइए ध्यान देते हैं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स के संज्ञान में बात है कि परीक्षाएं हम लोग के करीब आ चुकी हैं, आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे होंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा आपसे कि जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा बेशक बेहिचक बेधड़क होकर पूछिएगा और टेंशन के साथ किसी चीज़ के मतलब की स्टडी अब आप लोगों को नहीं करना है। जितना जहाँ से जैसे बताया जाएगा उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो समय हम लोग का है बहुत ही बेहतरीन समय है। तो बेहतरीन समय को बेहतरीन तरीके से यूज किया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि मार्क्स अच्छे आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ख्याल ये भी आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कहाँ से किए जाए, मतलब कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाए, कि कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे की जाए। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जो पिछले लेक्चर में आपको बताई गई थी। मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, बोर्ड का एक क्वेश्चन आपके पिछले लेक्चर में रखा हुआ है, उसको आप ध्यान से सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आज के लेक्चर में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, तो बेसब्री से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। जितना आपको समझाया जाए बताया जाए उसको नोट करिएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर आज बता के जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप लोग जो है लिखते जाइएगा। वीडियो को कभी स्किप करके मीन से आगे बढ़ा के लेक्चर को मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उतनी ही देर में, उतने ही मिनट में, उतने ही सेकंड में वो बात मैं बोल जाऊं। इसलिए जो भी लेक्चर्स है आप सीरियस होकर ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसा आप लोग को पता है कि जब हम लोग NCERT की बात कर रहे थे, जब NCERT के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 7 से 8 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है एमीन चैप्टर से, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था। हाँ, अब क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, जब हम एलिफेटिक की बात करते हैं या हम एरोमेटिक की बात करते हैं। चाहे हम एलिफेटिक की बात करें या चाहे एरोमेटिक की बात करते हैं लाल, तो उसमें से सभी को पता है। हाँ, मैं इतनी जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्वेश्चन वो आपका एलिफेटिक था और एलिफेटिक से ही लेक्चर में क्वेश्चन वहाँ से बनाया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो पिछले लेक्चर का इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिया गया है, लेकिन आज के लेक्चर में लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों से बता के जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड पेपर में रखा हुआ है। चलिए अच्छा देखते हैं। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन कहाँ से कैसे क्या कंपाउंड बनेंगे। NCERT का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज के लेक्चर में इससे आगे का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में बने हुए हैं, वो अपलोड कर दिया जाएगा आज और कल में, उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसा कि हाँ, एक बात मैं फिर बोलना चाहूँगा, एक बात चाहे जल्दी से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT कैसे क्वेश्चन देता है इस चीज़ को यहाँ पर समझिएगा, और बेहतरीन तरीके से NCERT के क्वेश्चन उठा के सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, इस चीज़ को कंठस्थ कीजिएगा। मैंने क्यों कहा कि बोर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो जाते जाते NCERT के वो क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए, NCERT के बुक्स पढ़ के जाइए, उनके एक्सरसाइज कीजिए, और जहाँ से और कुछ चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको आप जरूर पढ़ के जाएँ। अगर बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की, तो आज डेट कितनी है, 8, और एग्ज़ाम कब है, 8। केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन अभी आपके पास 1 महीना है। अगर 1 महीना तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, आज ये वही समय है कि आज की डेट में डेट चेंज होगा, लेकिन डेट वही होगी, मतलब आज 8 तारीख है और ये अगली 8 तारीख को आप कहाँ बैठोगे, एग्जाम में केमिस्ट्री के भवन में बैठोगे। फ़र्क इतना होगा, वहाँ एग्जाम दे रहे होगे, आज फ़र्क इतना है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पर एग्जाम देने जाओगे और यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्यों ना तैयारी को थोड़ा बेहतर किया जाए, है ना, वहाँ तक पहुँचने से पहले। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, सभी लोगों को ये पॉइंट्स समझ में आना चाहिए। चलिए आइए ध्यान देते हैं। NCERT का ये सारा लेक्चर्स मीन्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, एक बार जल्दी से मैं यहाँ पर रिवीजन
करा दूंगा सरसरी नज़र से, लेकिन आप इसको विधिवत तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना यहाँ पर बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप एग्जाम्पल की बात करेंगे 9.2 का क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड पेपर में इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, आप लोग के माइंड में पहली बात बार बार ये आती होगी कि कितना कुछ पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें, कैसे पढ़ लें कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में वही आए। तो इतना याद रखिए, आप आंसर में देखिए कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। आप अपने विवेकानुसार आप क्या कर सकते हो, आप अपने विवेकानुसार उसमें प्लस करके आंसर को आप वहाँ पर मंथन करो। आप मंथन देखिए, मंथन करने का मतलब कि आप अपने आप से डिसीजन तब ले सकते हो जब आपको पता हो, आपके पास नॉलेज अच्छा हो। जब आपके पास अभी नॉलेज का अभाव है, मतलब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आप आंसर देखो, आंसर में किस सेट में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आता है उसको पढ़िए, और अपडेट में पढ़िए कौन सा, और ये भी पढ़ के जाइए कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड पेपर में। आप कहोगे ये क्या बोल दिया, बहुत बढ़िया बात मैंने बोला। आप देखो कि इधर 2 साल कंटिन्यूस कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, जो इधर 2 साल क्वेश्चन ना आया हो उसकी तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि हो सकता है इस बार चांसेज उसके बने हुए हैं। आप लोग क्या करते हो कि जो क्वेश्चन 2 साल 3 साल इधर नहीं आता आप उसको छोड़ देते हो, लेकिन बोर्ड वाले क्या करते हैं, आपके मेंटलिटी को, आपके माइंड को पढ़ के वो क्या करते हैं, जो आपने 2-3 साल क्वेश्चन जो नहीं आए होते उठा के वही इसको इस बार बोर्ड पेपर में रख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 70% वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आंसर में हर सेट में पूछे गए हैं, 30% उसे पढ़िएगा जो ना के बराबर, मतलब कि 2 साल 3 साल पहले आए थे, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इस बार का पेपर घुमा देगा। घुमाने का मतलब क्या है, वो आपके माइंड को रीड करके वो क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर देता है। मतलब 2 साल 3 साल इधर उस आप सोचोगे क्या कि हमने 2 साल 3 साल क्वेश्चन नहीं आया, इसको छोड़ो, वो क्या करेगा, वही उठा के क्वेश्चन यहाँ उठा के रख देगा। तो आपको 30% इस पर मेहनत करनी है कि जो क्वेश्चन 2-3 साल इधर नहीं आए हैं, जो बैक में आ चुके हैं उनको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का बढ़िया क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसकी आपको इक्वेशन लिखनी होगी, समीकरण लिखना होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, CH3CH2Cl से क्या बनाना है, CH3CH2CH2NH2। क्वेश्चन क्या है, हाँ कभी कभी फॉर्मूले के तौर से, हाँ क्वेश्चन को यहाँ पर तरीका चेंज हो सकता है, क्या कि हो सकता है कि वहाँ पर फॉर्मूला ना दिया गया हो, नेम से पूछा गया हो। तो नेम में आप देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरोएथेन, फिर क्या बनाया गया है लास्ट में, प्रोपेन -1 एमीन। कैसे होगा पिछला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर मैंने समझाया, यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, बस मीन्स इतना जरूर बोल के जाऊँगा। हाँ क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। हाँ जाते जाते आपको तसल्ली के लिए बोल देता हूँ, 70% ये इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, C6H5CH2Cl और C6H5CH2CH2NH2 आपको ये बनाना है। बोर्ड पेपर में हो सकता है ये फार्मूला ऐसे आपको फॉर्मूले के तौर से क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है फॉर्मूले के तौर पर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मीन्स वहाँ पर कह सकते हैं क्लोरोफेनिल से मेथेन से क्या बनाना है आपको, 2-फेनिल एथेनेमीन बनाना है। ठीक, नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है और फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ 70% सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे की तरफ यहाँ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन, और सब लोग इसको देखिएगा, लेक्चर पढ़िएगा। हाँ फिर क्या बताया गया, निम्नलिखित, कितना बढ़िया क्वेश्चन है क्या, 9.3 का। हाँ सभी के पास एनसीईआरटी है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा चलिए अब क्लियर है लाल, चलिए और ध्यान दीजिएगा। अभी सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कैमरे का सेटअप नहीं हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थित नहीं है, तो टेक्निकली उसी की वजह से कई सारी सिस्टमेटिक तरीके अभी हम नहीं कर पाए। लेकिन प्रयास ये है कि जितना हो सकता है, समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ जितना प्रयास कर सकता हूँ उतना प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हाँ सभी लोग एनसीईआरटी में आप जाएंगे इस चैप्टर एमीन में, तो 9.3 का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको क्या करना है, 9.3 वाले क्वेश्चंस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हाँ इनमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जाएगा आपका, दूसरा क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर के आसपास आ सकता है बोर्ड पेपर में, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है, बेंजेमाइड की हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से प्राप्त, इसमें कितनी बढ़िया बात बोली गई है। देखो हम लोग जब एनसीईआरटी जब उठाते हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन घुमा देते हैं
कितनी बढ़िया बात देखो यहाँ बोली गई, क्या ध्यान देना, एमाइड जो हाफ, देखिए इसी पर डिपेंड करेगी रिएक्शन सारी हमारी, इसी पर रिएक्शन डिपेंड करेगी। फिर क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा क्या बनाना है आपको, प्रोपेनेमीन बनाना है। क्लियर। ऐसी क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, बेंजेमाइड के हाफ, देखिए हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से प्राप्त। अब कैसे क्या होगा इस चीज को समझेंगे यहाँ पर। हाँ एक चीज, जब यहाँ पर जिक्र करते हैं सारे कंपाउंड्स की तो स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो सारे पॉइंट समझ में आएंगे। सरसरी नज़र में एक बार मैं इसको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, लेक्चर पिछला जरूर देखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 नंबर, मैक्सिमम 8 नंबर भी दे सकता है, कहा भी नहीं जा सकता है। एमीन चैप्टर कभी कभी आपको 10 नंबर दे के जाता है, छोटा चैप्टर है, लोग इग्नोर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन सिलेक्टेड चैप्टर है। बोर्ड आपके माइंड को कैसे रीड करता है, वो इस तरीके से रीड करने का प्रयास करता है कि आप कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हो, आप किस टॉपिक पे या किस चैप्टर को गैर इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, वहीं से उठा के क्वेश्चन उठा के रख देता है, आप बोर्ड पेपर में छोड़ के चले आते हो। मतलब आप तैयारी दोनों तरीके से करोगे, जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं 70% फोकस करोगे, जो कम आते हैं उन पे 30% करोगे। क्लियर। चलिए अच्छा, फिर जैसा कि देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया, जब पॉइंट्स की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जब जिक्र होता है, हाँ तो अब इसके क्वेश्चन के यहाँ पर दिए गए हैं सारे पॉइंट्स, तो ध्यान देते हैं लाल। हे छोटू आ जाओ बेटा, वेट पढ़ लो, आ जाओ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ध्यान देते हैं, तो इसमें जो है, हाँ अब पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को देखिए इसका, हाँ जब आप कहो कि क्या बोर्ड पेपर में आएगा, क्या इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा आपको, नहीं लिखना नहीं है, ध्यान दीजिए, आप केवल लिख के इतना चले आइएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, निम्नलिखित की संरचना एवं आईपीएससी नाम लिखना है। आपको जो कंपाउंड दिया जाएगा उसका क्या करना है, संरचना स्ट्रक्चर, फिर उसका क्या करना है, आईपीएससी नेम करोगे। अब कंफ्यूज कहाँ होना है ये सुन लो जरा, कितनी बढ़िया बात, जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कलर को चेंज करके यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूज देखो क्या लिखा है, हाफमैन ब्रोमाइड क्या है, दोनों क्वेश्चन में यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकाला गया है, क्वेश्चन को यहीं से घुमाया गया है। समझो कैसे, अब देखो यहां पर क्या बताया गया, पहले क्वेश्चन का हल, प्रोपीन क्या बताया गया, प्रोपेनमीन में 3 कार्बन। अब यहां से समझना कितना कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अतः एमाइड अणु में 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसा एनसीईआरटी घुमा रहा है, फिर क्या है, 4 कार्बन परमाणु युक्त प्रारंभिक एमाइड की संरचना, कितनी बढ़िया बात घुमा दिया, अब यहीं पर कंफ्यूज हो गए आप। फिर क्या है, एमाइड की संरचना और आईपीएससी नाम लिखिए। अब आप सोचोगे कि यार परमाणु युक्त प्रारंभिक एमाइड कौन सा है, 100% छोड़ के आओगे, लेकिन अब नहीं जाओगे छोड़ के। कैसे, एमाइड की संरचना एवं आईपीएससी नाम लिखना है, तो कैसे, ध्यान दो, कहा गया 3 कार्बन अलग लिखते हैं, C3 दैट इज प्रोपेन। क्लियर। फिर एमाइड अणु में 4, तो एमाइड में भी तो एक कार्बन प्रेजेंट होगा, तो 3 वो और 1 ये कितने हो गए, 4 कार्बन परमाणु। नई बात समझे। अब वहां से कंपाउंड उन्होंने उठा के रख दिया बोर्ड पेपर में। अब सोचो कि कौन सा कंपाउंड होगा, तो लिखोगे क्या कौन सा कंपाउंड जाएगा, ब्यूटेनामाइड। कैसे, देखो 1 2 3 4, भाई ये देखो यही बताया गया प्रोपेनमीन, तो ये आपका जाएगा, तो यहां एमाइड छुपा होगा, आप तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, CONH2। क्लियर। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, तो इस तरीके का आप लोग एक्सरसाइज करके जाओगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब वो कंपाउंड्स लीजिएगा, एमाइड कार्बन को ऐड कीजिएगा, उसका फार्मूला लिखिएगा, फिर उसका स्ट्रक्चर बना के उसका आईपीएससी नेम लिखिएगा। जैसा कि 4 कार्बन से ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड होगा, N हो जाएगा, CONH2 एमाइड हो जाएगा। नई बात समझ में आई। तो इसको पिछले लेक्चर में बताया गया है, समझिएगा। हाँ अगले क्वेश्चन क्या, अगले वाले में देखिए क्या बताया गया है, बेंजेमाइड के हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से प्राप्त करना। फिर क्या है, बेंजेमाइड, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, समझिएगा। बेंजेमाइड
7 कार्बन। अभी मैं आपसे पूछूंगा 7 कार्बन कहाँ है इसमें। 7 कार्बन परमाणु युक्त एक एरोमेटिक एमाइड बनता है। क्या बनता है? सभी को पता है कि जब एरोमेटिक की बात करते हैं तो R, एलिफेटिक की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक R। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर। अब फिर क्या कहा गया? एक एरोमेटिक एमाइड है, अतः बेंजेमाइड से 6 कार्बन युक्त प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनता है। अब बोर्ड में ऐसे देगा तो थोड़ी ये सोचो कि क्वेश्चन कौन सा होगा, इस कंपाउंड्स कौन सा होगा। तो कंपाउंड ध्यान दीजिएगा आप, ये कंपाउंड्स कैसे कहा गया? बेंजेमाइड 7 कार्बन परमाणु युक्त। कितने कार्बन? 7 कार्बन। जब आप इसका बताओगे 7 कार्बन मतलब आप बेंजीन में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 6 वो होते हैं। एमाइड का 1 हो गया, कितने हो गए? 7 हो गए। फिर क्या कहा गया? परमाणु युक्त एक एरोमेटिक एमाइड है, जाहिर सी बात एरोमेटिक एमाइड होगा क्योंकि रिंग प्रेजेंट है। और बेंजेमाइड से 6 कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन। 6 मतलब एक कार्बन क्या हो जाएगा? वहां से रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज हो जाएगा तो कितने कार्बन बचेंगे? 6 बचेंगे। तो वो कंपाउंड कौन सा होगा? C6H5NH2। नई बात समझ में आई? जब तोड़ोगे तो वहां पर इसका नेम क्या है? एनिलीन, दैट इज बेंजामिन। क्लियर। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे घुमाते हैं, पढ़ के जाइएगा इस तरीके से। हाँ, अब इतना जान लीजिएगा, क्वेश्चन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2 को ज़्यादा लेके जाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखो लाल, कितनी बढ़िया बात, बिल्कुल शालीनता के साथ सुनिएगा, समझिएगा बात को, है ना। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है फिर से ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी क्या करता है, अगर सीरियस होकर नहीं बैठ के पढ़ोगे तो एनसीईआरटी समझ में आने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी आपके बोर्ड की उसी प्रकार है जैसे दूध में मलाई। बोर्ड पेपर का ये निचोड़ है, पढ़ के जाइएगा। कुछ चैप्टर, सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर पढ़ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है। हाँ चलिए आइए बात करते हैं किसकी? 9.3 के। 9.3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लेक्चर के जाते जाते मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2025 के लिए बोर्ड के लिए ज़बरदस्त है, पढ़ के जाइएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है, फिर क्या बताया गया? निम्नलिखित के आपको मतलब कि इंटर कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ बताए गए थे लाइव क्लासेज में। पहले लाइव क्लासेज यहाँ भी स्टार्ट होगी, बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास करूँगा, लेकिन हाँ देरी हो रही है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सेटअप हो जाए तब, क्योंकि आप लोग के प्रेजेंटेशंस में लेक्चर बनाता हूँ, टेक्निकल इशू बार बार आती है, उसमें तो मुझे अकेले बैठना पड़ा, मीन्स अकेले मैनेज करना पड़ेगा। तो उसमें अगर कैमरा है, सारी चीज़ सेटअप में हो जाएगी तो रिमोट के थ्रू मैं यहाँ से सारी चीज़ करता रहूँगा, है ना। चलिए अच्छा आइए ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? आप है। हाँ मुझे याद है, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता हूँ। लाइव क्लासेज जब चल रही थी तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, निशा आपने पूछा था कि ये क्या है। जब कहीं डैश करके वहाँ पर कॉमा का यूज किया गया था या हाइफन का यूज करते हैं, फिर मैंने वहाँ पर जिक्र किया था कि आप लोगों को 3 टाइप्स चैन बताई गई थी, 3 टाइप्स चैन बताई गई थी। जब बात उसकी करते हैं तो एक स्ट्रेट चैन होती है लाल, पॉइंट नंबर 1, और दूसरी होती है लाल आइसो चैन होती है, फिर तीसरी होती है आपकी नियो चैन होती है। मतलब पेरेंट्स चैन उसे कहते हैं जिसमें एक भी ब्रांच ना हो, दैट इज जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये आपका ये दिया गया है पॉइंट नंबर 1। जब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो जिसमें पेरेंट्स चैन में एक ब्रांच होती है तो उसको लोग बोलते हैं लाल आइसो। वैसे ये वाई जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, इसलिए हम बोलते क्या है? आइसो। और ये क्या है लाल? नियो चैन। पेरेंट्स चैन में जब आपके 2 होते हैं तो आप उनको वहाँ से शो कर सकते हो। क्लियर। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेज जो भी देखते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में अगर किसी को इस लेक्चर स्पीड में लगता है तो इस चीज़ को समझाइएगा, मीन्स आप बताइए कि हाँ लेक्चर थोड़ा स्पीड में बनाते हैं। अभी पिछले साल या और इस साल की बात है, किसी ने कहा कि लेक्चर थोड़ा स्पीड में बताते हैं, थोड़ा अगर स्लो बताएं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो उनके लिए हम 2 कैटेगरी तोड़ेंगे। 2 कैटेगरी का मतलब ये है कि स्लो वाले में बिल्कुल वो उसका लेक्चर अलग जाएगा, जो फास्ट रहेगा उसका अलग जाएगा। फास्ट वाले में वो स्टूडेंट बैठ के पढ़ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार,
उनको लिए रिवीजन के लिए बढ़िया रहेगा। और जब स्लो की बात रहेगी तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो स्टार्टिंग से जिनको कुछ नहीं आता वो जुड़ सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई लाल, कंफर्म हो गई। तो यहाँ से तो यहाँ पर आप तोड़ सकते हो नॉर्मल या आप आइसो या नियो के बेस पर, वहाँ पर सिंबल इसके दिए जाते हैं, नेम से पुकारा जाता है। चलिए अच्छा, बेंजीन से एनिलीन जैसे इंटर कन्वर्जन्स ऑफ आर्निक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सभी को पता है बेंजीन से एनिलीन कैसे बनता है। फिलहाल इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा और नोट करके जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, बेंजीन से एन और ये नॉर्मल डाई मेथिल एनिलीन पढ़ के जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन आप पढ़ के इनको भी जाएंगे, दोनों को ध्यान रखिएगा। हाँ, तीनों में से जब बात करेंगे इसमें से थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, बटिप नहीं है, लेकिन हाँ हे लाल बैठे रहना, बैठे रहना, सौभाग्य लाल शुक्ला की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। चलो आइए ध्यान देते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गई। तो इसमें से तीनों आप पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है सब लोग। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं, अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं लाल। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी बात करेंगे लाल, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बहुत सारी। मीन 9.5 पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सरसरी जोर से ऐसे समझ लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहोगे क्या पढ़ना जरूरी है, देख के जाना, समझ के जाना, क्या 2 नंबर की यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, और ऑफलाइन वाले आप लोग देखिएगा समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ते हो तो क्या है, निम्न मतलब एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, देखो इसकी मस्त मतलब क्या होता है, बड़ी अजीब सी इसकी है ना खुशबू होती है आपके लिए बेटा, ठीक, आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, है ना। गंध वाली गैस है, 3 फिर देखो यहाँ पर 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक एमीन द्रव तथा इससे हायर लेवल वाली जो होती है एमीन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर बन सकता है क्या, 3 मतलब ये आपका यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार लाइन पढ़ रहा हूँ, 3 अथवा अधिक कार्बन, 3 से ज़्यादा वाले कार्बन, है ना, कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक एमीन, लेकिन एमीन भी हो तो कैसा हो, प्राथमिक एमीन, और क्या होगा द्रव तथा इससे जो ज़्यादा होंगे तो उसके लिए वो एमीन कैसा होगा, ठोस होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर कहा गया एनिलीन तथा अन्य एरिल एमीन, एलिफेटिक एमीन नहीं, एरिल एमीन दैट इज एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन प्रायः क्या होते हैं, रंगहीन होती है। फिर क्या है, फिर पॉइंट को यहां समझना, क्या बताया गया, एनिलीन तथा अन्य क्या एरिल, यहां पर ये भी बोल सकते हैं क्या, मतलब कि एनिलीन, एनिलीन बोले तो C6H5, एरिल एमीन दैट इज एनिलीन प्रायः क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, परंतु भंडारण के दौरान क्या होता है, वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से क्या हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन होने के कारण एटमॉस्फेयर में। बात को समझना, यहाँ से ऑक्सीडेशन कंडीशन में जब टूटेगा तो कैसा हो जाएगा, रंगीन, रंगहीन नहीं रंगीन। अच्छा, रंगीन और रंगहीन दोनों सिचुएशन कंडीशन चेंज है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, फिर निम्नतर एलिफेटिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एलिफेटिक एमीन जल में क्या होते हैं, इनको वाटर में करोगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे, खुल जाएंगे, है ना। फिर क्या है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स आपने पढ़ा होगा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया गया था कि आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से होता है, ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये देखो, जैसे HF में बनाना है, ये हो गया और ये फिर ऐसे बनाओगे तो इसकी तरफ से टूटेगा, ये मजबूत करेगा, फिर ये ऐसे से, याद आया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा, वो टूटेगा जल्दी से। क्लियर, हाइड्रोजन आबंध बना सकती है। फिर क्या है, हालांकि अणुभार में वृद्धि के साथ क्या हो जाएगा, जल विरागी, मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक क्या हो जाएगा, मतलब एल्किल भाग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, अतः जल में विलेयता क्या हो जाएगी, किस कारणवश, वो कारण नोट कीजिएगा, वेट, ठीक है। फिर क्या बताया गया, जो हायर लेवल के एमीन होते हैं वो जल में क्या होते हैं, आवश्यक रूप से क्या हो जाएंगे लाल, वो आविले मतलब कि घुलनशीलता उनमें
नहीं होगी। फिर क्या है, एमीन की नाइट्रोजन एवं एल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ विद्युत ऋणात्मकता, अभी क्या बताया गया था आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ HF का बताया, वहाँ H2O का खेल था। क्लियर, यहाँ पर किसका चल रहा है, H2O का। फिर क्रमशः क्या होगा, 3.0 से हम 3.5, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, उठा कर रख लीजिएगा एक नंबर, इनकी वैल्यू यहाँ से चेक की जाएगी। फिर क्या है, एमीन क्या होता है, एल्कोहल की जल में विलेयता के आधार पर क्या करेंगे, ब्यूटेन। अब यहाँ से ये क्वेश्चन निकालिएगा, ब्यूटेन -1 -ऑल एवं ब्यूटेन -1 एमीन में से कौन जल में अधिक विलय होगा और क्यों। देखिए एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन निकाल रही, क्या बताया गया कि ब्यूटेन -1 ऑल पहला कंपाउंड, दूसरा, इसको नोटबुक पे सब लोग नोट करिएगा अपने। अच्छा, फिर क्या है, ब्यूटेन -1 एमीन में से इन दो कंपाउंड्स लिए गए। अब दोनों में से जल में अधिक सॉल्युबिलिटी किनकी होगी, है ना, यही पूछा गया, और यदि होगी तो क्यों होगी, उसके पीछे का रीजन क्या है। फिर बताया गया एमीन कार्बन बिलाइको, आपको सभी को पता है, सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन, विलेय विलायक मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे लाल। क्लियर। अब इसमें विलेय कौन होगा, विलायक कौन होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है दैट इज सॉल्वेंट कंडीशन में, जो घोली जा रही है उसमें जैसे चीनी है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो दोनों मिक्स करने के बाद एक बन के तैयार होता है वो सॉल्यूशन दैट इज विलयन, है ना। फिर क्या बताया गया है, फिर इसमें कार्बनिक विलायकों जैसे, मैं आपको कई बार जब लॉन्ग क्वेश्चन करवाता था वहाँ पर जिक्र करता था क्या, कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर एवं बेंजीन में क्या हो जाएंगे, विलय होते हैं। आपको याद होगा क्या, एल्कोहल एमीन की तुलना में अधिक क्या होगा, ध्रुवित होता है तथा एमीन की तुलना में प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसको पढ़ के जाइएगा फिर से एक बार। क्लियर, और पढ़िएगा बड़ी शालीनता से, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ मुझे स्क्रीनशॉट लेके आप अंडरलाइन करके भेज देंगे। क्लियर। हाँ, पिछले में बहुत लोगों ने होमवर्क सेंड किया होगा, क्वेश्चन जो भी पूछे, तो अब अपडेट में अभी मैंने बताया था 5 रुपये सब लोग कापी खरीदिएगा, सभी लोगों ने खरीदा भी होगा मुझे उम्मीद है ना। फिर क्या है बताया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर सारे पढ़िएगा आप लोग, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे आपको बताए गए, इसके सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया था, हाइड्रोजन की ओर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने यहाँ पर देखा क्या स्ट्रक्चर में क्या बताया गया ना, आपने अभी मैंने आपको क्या बताया था, HF के हमने बताया था HF ऐसे आप कीजिए, फिर हाइड्रोजन की ओर से होगा ना, और फ्लोरीन की तरफ से नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होगा। तो वहाँ पर देखो हाइड्रोजन की ओर से दिया गया, और फिर देखो यहाँ पर ये कंडीशन, फिर सारा पॉइंट्स यहाँ पर समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर आप लोग पहले बना लीजिए, इसको अगले लेक्चर में मैं विधिवत समझाऊंगा। और ये प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, क्वथनांक के बेस पर इनको क्यों इज ग्रेटर देन या लेस देन में कैसे क्यों लिखते हैं, क्या रीजन है इसका, मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। और अरे ये किसका स्ट्रक्चर जा रहा है लाल, RNH2 का जा रहा है। किसका है लाल, RNH2 का, मतलब कि ये प्राथमिक एमीन है। क्या है लाल, प्राथमिक एमीन है। क्या है लाल, ये प्राथमिक एमीन। क्या है लाल, ये प्राथमिक एमीन। क्या है लाल, ये प्राथमिक एमीन। RNH2 कितने मॉलिक्यूल्स लाल, आप इनको तोड़ सकते हो, बना सकते हो जितनी लंबी चैन चाहो, लेकिन ये आपका एमीन कैसा है लाल, 1 डिग्री एमीन है। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि दिया गया है क्या, RNH2। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या समझिए जरा, यहाँ पे कल के लेक्चर में इसको मैं समझाऊंगा यहाँ पर विधिवत तरीके से। फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लो, ये क्या है, सारे पॉइंट्स ये प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्या है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या, कि क्वथनांक का क्रम किस बेस पर कैसे क्या है, और इनको कैसे रखा गया इस क्रम में, ये चीज़ समझाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगले पॉइंट्स में। हाँ, सब लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा विधिवत तरीके से। हाँ, अब यहाँ पर सबसे बेहतरीन पॉइंट्स, ये भी आपके लेक्चर में कल बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
लगभग हाँ, इसमें क्वथनांक कुछ क्वथनांक आप पढ़ के जाओगे, जो आप लोग उनको मतलब कि कंप्लीट करके जाओगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2 हो गया 3, 4, 5। इनमें से सबसे ज़्यादा जो चांसेज होते हैं जिनका क्वथनांक पूछा जा सकता है, आप पढ़ के जाओगे। इनका वेट कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ आप कंप्लीट कर लो। आप इनमें से सिर्फ इसको आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है ना। बाकी फिर आप चलते हैं किसकी ओर, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सारे पॉइंट को समझते चलो यहाँ पर। अभी आप लोगों ने जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन पॉइंट है ये, यहाँ से सभी को पता है कि ये जो एमीन्स की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ जिक्र किसका कर रहे हैं, 1 डिग्री एमीन का जिक्र कर रहे हैं। आप कंटिन्यूस देख रहे हो क्या, इसलिए क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में आपकी केमिकल इसकी जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन से कितने नंबर का आ सकता है, ये चीज़ आप जान लो। लेक्चर का एंड करते करते मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा। कहाँ से, केमिकल रिएक्शंस इसकी जितनी हैं ये आप पढ़ के जाओगे। बाकी जितना पिछला है वो 3 से 4 नंबर में आ सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन छुपा बैठा है जो वो मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर में, वो आना ही आना है, वो आप पढ़ के जाओगे। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर मेन से 1 से 2 दिन पहले का है, शायद वही क्वेश्चन होगा जिसका लेक्चर की बात हम लोग कर रहे थे। इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइए सभी लोग। तो कल हम लोग इसके बारे में केमिकल अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, मतलब कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार से कैसे क्या जिक्र होता है, मतलब कि इसमें कैसे प्राथमिक एमीन होगा, और प्राथमिक एमीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। और वे कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर हमको रासायनिक अभिक्रियाएं देने वाली हैं, इनके बारे में हम लोग विद्युत तरीके से सुनेंगे, समझेंगे। और कल का लेक्चर आप लोग इंतजार करो। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछला लेक्चर पढ़ लीजिएगा। जिस लेक्चर में मैं जितना बोल दूं आप उतना पढ़ के ही जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो लोग संस्थान से जुड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और लेक्चर पे इस समय जो करंट में आपको 10 से 15 दिन में जितना बताया जा रहा है उतना आप पढ़ते जाइएगा, क्योंकि टारगेट है बेहतरीन तरीके से आप तक क्वेश्चन को पहुंचा सकूं और आप लोग उसका विधिवत से अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में लाल इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।